नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सहकारी समितियों के विषय में। सहकारी समिति जो कि सहकारी समितियों को सरकार के द्वारा मौलिक अधिकार में 2011 में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 19 एक सी के तहत इसे मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ साथ सहकारी समितियों को 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था, यानी डीपीएसपी में भी इन सहकारी समितियों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से सहकारी समितियां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि कोई चीज डीपीएसपी में शामिल हो जाती है तो इसका उद्देश्य यही है कि सरकार का यह कर्तव्य बनता है, सरकार का यह दायित्व बनता है कि सरकार उनकी सुविधाओं के लिए, सहकारी समिति के जो सदस्य हैं उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करे। इसी के साथ साथ यदि कोई चीज मौलिक अधिकार में शामिल हो जाती है, अनुच्छेद 19 एक सी के तहत सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। तो मौलिक अधिकार में शामिल करने का ये उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार से सहकारी समिति यानी संगठन बनाने का जो कर्तव्य है, जो व्यक्ति जो एक स्वैच्छिक रूप से इकट्ठा होना चाहते हैं, स्वैच्छिक रूप से एक साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं, उनको आजादी दी जाए, उनकी आजादी को ना छीना जाए। इसलिए सहकारी समिति को मौलिक अधिकार में भी शामिल किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल किया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं सहकारी समितियां क्या हैं। तो सहकारी समिति है जो गांव के जो लोग होते हैं, गांव के लोगों का स्वैच्छिक रूप से संगठन है। मान के चलिए गांव के 10 से 15 लोग किसी एक ही जॉब में लगे हुए हैं, एक ही कार्य में लगे हुए हैं। यदि वो है बीड़ी उद्योग में लगे हुए हैं, तो उन बीड़ी उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को एक मंच पर लाना, एक प्लेटफॉर्म उनके लिए देना, उनके उनके एक साथ जो सहकारी की ताकि भावना होती है उन्हें विकसित करना। क्योंकि यदि बीड़ी बनाने का कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा तो उसमें बिक्री किस प्रकार से की जाएगी, उस कच्चा माल मटेरियल किस प्रकार से जाएगा, तो इस प्रकार से उसको बहुत परेशानी हो सकती है, बहुत मतलब जटिल कार्य है। इसको उसको बिक्री भी करना है, उसको कच्चे माल भी खरीदना है। तो इस प्रकार वह मतलब संभव एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। यदि उसी कार्य को एक साथ मिलकर 10 से 15 लोग यदि करेंगे तो उसको जो प्रोडक्शन होगा वह भी व्यापक रूप से होगा, वह भी बड़े पैमाने पर होगा। और जब व्यापक रूप से प्रोडक्शन होगा तो उसी प्रोडक्शन को कहीं बाहर किसी मतलब दूसरी जगह पर बिक्री भी की जा सकेगी। सरकार के द्वारा उसको सहायता भी मिलती है। जो सहकारी समितियां होती हैं उनके लिए लोन लेना बहुत आसान होता है। यदि कोई 10 से 15 लोग इकट्ठा हो जाएं, सहकारी समिति बना लें, मतलब संगठन बना लें, तो उनके लिए लोन प्राप्त करना आसान होता है। ठीक, सरकार के द्वारा उनको बोनस भी दिया जाता है, किसी प्रकार सरकार के द्वारा उनको बढ़ाने के लिए सुविधा भी दी जाती है। तो इस प्रकार से महिलाओं को मतलब महिलाओं के भी सहकारी संगठन होते हैं। क्योंकि जो सहकारी समिति को मौलिक अधिकार बनाने का सरकार का जो मतलब उद्देश्य था कि जो महिलाएं हैं, जो गांव लेवल पर जो रोजगार के कार्य होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं वह केवल कृषि में लगे होते हैं और अन्य किसी मतलब कोई कार्य उनके पास नहीं होता है साल भर। यानी जब मतलब जो कृषि है वह मौसमी व्यवसाय है, तो मौसमी व्यवसाय के तौर पर केवल 4 महीने मतलब उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और उसके बाद मतलब उनके पास खाली समय होता है। तो इस प्रकार से जो खाली समय में जो गांव के लोग होते हैं, गांव के लोगों को रोजगार मिल पाए, गांव के लोग किसी अन्य मतलब गलत काम में न फंसे, तो उसको दूर करने के लिए सरकार के द्वारा यह सहकारी समिति को मतलब सहकारी समिति के निर्माण को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं सहकारी समितियां मतलब किस प्रकार से कार्य करती हैं, कौन कौन उसको मैनेजमेंट कौन करता है। मान के चलिए एक सहकारी समिति, अभी हम एक उदाहरण बताना चाहूंगा मैं कि जो अमूल दूध होता है, अमूल दूध की जो सहकारी समिति बनी थी वह कितनी मतलब सफल रही है, उसका एक मतलब सहकारी समितियों का एक उदाहरण के रूप में शामिल है। ठीक, तो सहकारी समिति बनाने का उद्देश्य यही होता है कि ताकि लोगों का वेलफेयर किया जाए, ताकि लोगों का विकास किया जाए। क्योंकि जब सभी लोग किसी एक कार्य को मतलब एक कार्य को एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो उसमें आसानी भी होगी, कच्चा माल मिलने में भी आसानी होगी। और हम जानते हैं कि यदि मतलब बहुत से लोगों के द्वारा एक कार्य किया जाता है तो उसमें आसानी भी हो जाती है। ठीक, तो जो एक सहकारी समिति होती है यदि हम उसके फीचर की बात करें, उसकी विशेषताओं की बात करें, तो उसमें 10 से 21 लोग होते हैं, यानी 10 लोग न्यूनतम लिमिट होती है। सहकारी समिति को बनाने के लिए 10 लोगों का होना अनिवार्य है। और 10 लोग जब इकट्ठे होते हैं तो जो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912 का, तो 1912 के तहत सहकारी समिति का निर्माण किया जा सकता है, यानी इसको पंजीकृत करवाना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से यह अलग संगठन है, यह इसकी सेपरेट
सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी यह सेपरेट संगठन है। यानी यदि जो जो सहकारी समिति के जो मेंबर्स होते हैं, यदि उन मेंबरों में से, यदि उनके जो सदस्यों में से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो उसके बाद भी वह सहकारी समिति का विघटन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार सहकारी जो जो सहकारी समिति है वह अपने आप में एक लीगल एंटिटी है। यानी और जो सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं वो है उनको मतलब उनके बीच में बराबरी होती है, यानी वन मैन वन वोट होता है। यदि जो सहकारी समितियां होती हैं उनमें डेमोक्रेटिक कंट्रोल पाया जाता है, प्रजातांत्रिक मतलब कंट्रोल पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सहकारी समिति में कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़ा आदमी है और उसके सहकारी समिति में अधिक पैसे लगे हुए हैं, कोई छोटा आदमी है, कोई गरीब आदमी है, उसके कम पैसे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो सहकारी समिति है केवल उसमें उसकी ही चलेगी, बल्कि सहकारी समिति में वन मैन वन वोट होता है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का कितना भी पैसा लगा हो उसको एक ही वोट देने का अधिकार होता है। और जो सहकारी समिति का प्रबंधन होता है वह उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है जो उसके सदस्य होते हैं। यानी 15 लोग यदि सहकारी समिति के सदस्य हैं तो उन्हीं 15 लोगों में से कोई 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति उस सहकारी समिति के मैनेजमेंट को देखने का कार्य करेंगे। और चूंकि यह कार्य स्वैच्छिक होता है, यानी किसी प्रकार से उसमें उसको मतलब कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। यदि मान के चलिए 15 लोगों में से कोई एक व्यक्ति फाइनेंस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा ज्ञान रखता है, अर्थशास्त्र का थोड़ा सा ज्ञान रखता है, फाइनेंशियल क्षेत्र में आगे है, तो वो है उस सहकारी समिति के फाइनेंशियल यानी फंड मतलब इकोनॉमिक क्षेत्र को संभाल लेगा, कोई मार्केटिंग क्षेत्र को संभाल लेगा। तो इस प्रकार से जो मैनेजमेंट होता है सहकारी समितियों का वह उन्हीं के सदस्यों के द्वारा, उन्हीं के मेंबरों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से सहकारी समिति के जो मैनेजमेंट होता है किसी अन्य व्यक्ति प्रोफेशनल के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि उन्हीं लोगों के द्वारा, उन्हीं में से कोई व्यक्ति होता है जो सहकारी समिति के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। परंतु जो सहकारी समितियां होती हैं वह डेमोक्रेटिक होती है, लोकतंत्र होती है, सबकी सहभागिता होती है, सभी का मतलब संगठन उसमें शामिल होता है। और सहकारी समिति को बनाना भी आसान है। सरकार के द्वारा सहकारी समिति को बनाने का जो फायदा यह है कि सरकार के द्वारा समय समय पर उनको इनिशिएटिव दिया जाता है, समय समय पर उनको अनुदान दिया जाता है। यदि महिलाएं सहकारी समिति बनाएं तो सरकार के द्वारा और अधिक उनको छूट प्रदान की जाती है। तो सहकारी समिति बनाने का यह फायदा है। ठीक, इसके साथ साथ सहकारी समितियों में आरक्षण की व्यवस्था भी है। यानी एससी के लोग यदि मतलब एससी मतलब सदस्य उसमें शामिल है तो उसको आरक्षण भी दिया जाएगा। यदि मतलब एसटी शामिल है तो उसको भी आरक्षण दिया जाएगा। और जो सहकारी समिति में शामिल होना व्यक्ति का स्वैच्छिक निर्णय होता है, किसी व्यक्ति को सहकारी समिति में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह उस व्यक्ति का स्वैच्छिक निर्णय है। इसी के साथ साथ जो सहकारी समिति है वह प्रोफेशनल मतलब जो 43B के तहत जिस प्रकार से उसको डीपीएसपी में शामिल किया गया है, तो सरकार के द्वारा मतलब उसको सहायता दी जाएगी, सरकार के द्वारा उसको डेमोक्रेटिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से चलाया जाएगा। सरकार उसकी सहायता करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगी। कोई व्यक्ति सहकारी समिति के सदस्य है उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, उसकी मतलब जो सहकारी समिति होती है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, तो 5 वर्षों के अंदर हर वर्ष उनकी अकाउंटेबिलिटी देखी जाती है कि सहकारी समितियां कहीं मतलब कुप्रबंधन तो नहीं हो रहा है। और कुप्रबंधन होगा तो जो हमारे मतलब जो सरकार है, तो सरकार के पास यह अधिकार भी है कि उसको पनिश करने का, उसको दंड देने का प्रावधान भी है। तो इस प्रकार से जो सहकारी समिति है वह मतलब फॉर्म होती है, सरकार का सहयोग होता है, व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। इसके जो प्रमुख यह लाभ है। परंतु जो सहकारी समिति जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जिस उद्देश्य से, जिस मतलब लक्ष्य को सामने रखते हुए इन सहकारी समितियों के विकास को मतलब सहकारी समितियों को शामिल करने का जो कार्य किया गया था उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है, क्योंकि इसमें कई अनियमितताएं देखी गई हैं। कई लोगों ने लालच बस सहकारी समिति, बहुत सी सहकारी समितियों में, जैसे एक गांव में मान के चलिए 5 सहकारी समितियां हैं, तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 5 सहकारी समितियों में शामिल होते हैं, गलत तरीके से इन सहकारी समितियों का फायदा उठाया है, लाभ उठाया है। तो इस प्रकार से जो सहकारी समितियां हैं वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रही हैं, क्योंकि सहकारी समितियों का लक्ष्य था कि वोमेन एम्पावरमेंट करना, यानी महिलाओं को आगे बढ़ाना। जो महिलाएं जो
मान के चलिए महिलाएं यदि मोमबत्ती बनाने के कार्य में लगी हुई हैं, तो मोमबत्ती जो बनाने वाली जो महिलाएं हैं उनको एक बाजार प्रदान करना, यानी जब वो मोमबत्ती बनाएंगी उनके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा उसको बेचने के लिए एक मार्केट प्रदान करना। यदि उनके पास में पैसों की कमी होगी तो सरकार के द्वारा उनको लोन प्रदान करना। यह सहकारी समिति के स्थापित करने का सरकार के द्वारा उद्देश्य था, परंतु इन जो सहकारी समितियां हैं उनमें बहुत सी कुप्रबंधन पाया गया है, बहुत सी अनियमितताएं पाई गई हैं। तो इस प्रकार सहकारी समिति सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें कुछ इसके मतलब दोष भी हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसमें अधिक रहा है। सरकार के द्वारा बार बार इन सहकारी समितियों को अपने हित के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो सहकारी समिति का जो मैनेजमेंट होता है वो एक्सपर्ट के द्वारा, उसमें प्रोफेशनल नहीं होते हैं, एक्सपर्ट के द्वारा नहीं संभाला जाता है, बल्कि जो व्यक्ति उसमें मेंबर्स होते हैं वही व्यक्ति इस सहकारी समिति को संभालते हैं। तो जो यदि मान चलिए किसानों की सहकारी समिति है तो किसान लोगों को मैनेजमेंट करने का कोई ज्ञान भी नहीं होता, तो इस प्रकार से सहकारी समिति को संभालना बहुत चुनौतीपूर्ण कठिन है। इसके साथ साथ पैसों का अभाव भी उनके लिए एक चुनौती है ये। और इसी के साथ जो सहकारी समितियां होती हैं उनमें पैसा लगाना मतलब एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं समझा जाता, क्योंकि यदि मान के चलिए कोई इन्वेस्टर है, कोई बड़ा मतलब जिसके पास बहुत अधिक पैसे हैं और वह सहकारी समिति में पैसा लगाना चाहता है, तो यहाँ पर मतलब वन मैन वन वोट का रूल है, यानी कोई व्यक्ति कितना भी पैसा लगाएगा उसके लिए एक ही वोट देने का, यानी समान वोट का अधिकार है। तो इस प्रकार से इंसेंटिव भी नहीं है, यानी व्यक्ति के पास में इन्वेस्टमेंट करने की लालच नहीं है, क्योंकि उसको जो लाभ में प्राप्त होता है सहकारी समितियों को वो है केवल जो सभी में इक्वल बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो जो लोग होते हैं वह इसमें शामिल होने से कतराते हैं, बचते हैं। परंतु जो सहकारी समिति जो रही हैं उसकी अपनी मतलब एक मतलब स्वयं की एक आइडेंटिटी है, पर्सनल आइडेंटिटी है, क्योंकि जब 1912 के मतलब यदि कोई व्यक्ति मतलब सहकारी समिति बनती है तो सहकारी समिति का एक एक्ट है 1912 का एक्ट, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, तो उसमें शामिल होने, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। तो जब सहकारी समिति गठित हो जाती है तो यदि कोई व्यक्ति उससे विड्रॉ भी कर सकता है, कोई व्यक्ति यदि कोई मतलब व्यक्ति चाहे तो उससे सहकारी समिति से अलग भी हो सकता है, कोई से व्यक्ति जुड़ भी सकता है। तो इसका कोई प्रभाव सहकारी समितियों पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सहकारी समितियां होती हैं लीगल एंटिटी होती है, खुद की एक मतलब स्वायत्तता होती है। यानी किसी व्यक्ति की यदि सहकारी समिति के कोई सदस्य है उसकी यदि मृत्यु हो जाए तो सहकारी समितियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी कोई मतलब कुप्रबंधन नहीं होता है, क्योंकि उसकी अलग आइडेंटिटी है सहकारी समितियों की। तो जो सहकारी समिति के सदस्य होते हैं उनको उन सहकारी समिति की सदस्यता स्वैच्छिक होती है, वह उसमें शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उनका स्वैच्छिक निर्णय होता है। तो भारत में सबसे पहले सहकारी समिति 1904 में निर्माण की गई थी और 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था, तो उसके मतलब 1919 के एक्ट के तहत इसको आगे बढ़ाया गया। तो इस प्रकार यह सहकारी समितियों के संबंध में हमने जानकारी हासिल की। और अंतिम बात यह बताना चाहूंगा कि सहकारी समितियों को जो कि नीति निर्देशक तत्वों में शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारा जो अनुच्छेद 43 है, तो 43 यह कहता है कि 43A यह कहता है कि जो सहकारी समिति जो सदस्य होते हैं, जो वर्कर है, जो मजदूर है, तो मजदूरों का यह अधिकार है कि उनको समान वेतन मिले, महिला और पुरुष मजदूर में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यह 43A में है कि जो वर्कर हैं, जो मजदूर हैं, उनको जो कंपनी है, जो जिस कंपनी में वो कार्य कर रहे हैं उसके प्रबंधन में शामिल किया जाए, उनको केवल नौकर ना समझा जाए। तो सरकार का उद्देश्य था कि जो कर्मचारी है वह स्वयं मालिक बन सकते हैं इस सहकारी समितियों के माध्यम से, क्योंकि वह अपना स्वयं का बिजनेस स्थापित कर सकते हैं और सरकार के द्वारा उनको सहायता दी जाएगी, उनको सुविधाएं दी जाएगी, उनको अनुदान दिया जाएगा और उनको लोन देने में भी सरकार के द्वारा इन सहकारी समितियों को बैंक के द्वारा लोन भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो यह हमने सहकारी समितियों के संदर्भ में चर्चा की। धन्यवाद।